हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 1.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका दिया है 2 माइनस रूट 5। तो ये 2 आपका परिमेय संख्या है, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ दिया है 3 प्लस में रूट 23 और माइनस में रूट 23। ठीक है, तो ये कट जाएगा रूट 23, 3 बचेगा। तो 3 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, 2/7 बचेगा। तो 2/7 कैसी संख्या हो गई? परिमेय हो गई ना। चलिए 4 नंबर देखिए, 1/√2। तो रूट 2 आपकी अपरिमेय होती है, तो 1/√2 भी अपरिमेय ही होगा। चलिए 5 नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 2 पाई भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय यानी कि 2 परिमेय है और एक अपरिमेय यानी पाई अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल अपरिमेय ही होता है। समझ गए ना। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया है 3 प्लस रूट 3 में गुना करना है हमें किससे? 2 प्लस रूट 2 से। तो गुना करने के लिए मैंने बता रखा है, इसको 3 को लिखेंगे, इसके साथ लिख देंगे 2 प्लस रूट 2 को, फिर प्लस रूट 3 को लिख के लिख देंगे 2 प्लस रूट 2 को, और गुना करेंगे यहाँ पर 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस में रूट 6। यही ना हो जाएगा। अब जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 6 है। ठीक है जी, तो इसको अब जोड़ नहीं सकते हम लोग, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, दिया है 3 प्लस रूट 3 और गुना में 3 माइनस रूट 3। तो देखो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पहले 3 को लिखोगे, इसके साथ इन दोनों को 3 माइनस रूट 3 को, और फिर प्लस रूट 3 को लिखकर 3 माइनस रूट 3 को, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस का 3 रूट 3, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस का 3 रूट 3, और रूट 3 में रूट 3 से होगा तो 3 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो 9 में से 3 गया आपका 6 आ गया। तो 6 यहाँ से इसका मान आ गया। हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो देख लीजिए, ये पहले ही एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, घटेगा तो 6 आ गया मान। ऐसे भी कर सकते थे। 3 नंबर इसका देखिए, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर दिया। तो स्क्वायर दिया ना, तो हम इसको 2 बार लिख के गुना कर सकते हैं, या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पहले गुना करके बना लेते हैं सिंपली। ठीक है, ऐसे गुना करके देखते हैं। तो रूट 5 में गुना करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 से, और फिर प्लस रूट 2 में गुना करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 से। गुना करके देखते हैं, यहाँ 5 आएगा, रूट 5 में रूट 5 से गुना होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो रूट 10, यहाँ पे आपका रूट 10, और रूट 2 में रूट 2 से होगा तो 2। तो 5 2 7 प्लस रूट 2 रूट 10 हो जाएगा। रूट 10 रूट 2 रूट 10 हो जाएगा। या हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा के इसका मान निकाल सकते थे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला भी लगा के हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना रूट 5 गुना रूट 2, और प्लस में रूट 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा 2 रूट 10, और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, यहाँ से इसका भी मान आ जाएगा। तो दोनों तरीका है, जिससे आप बनाना चाहो बना सकते हो। इसका 4 नंबर, या तो आप गुना करके सिंपली बना दीजिए, या यहाँ भी देख रहे हैं कि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो यहाँ भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, घटेगा तो 3, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि जिसे हमने सी माना है और उसके व्यास जिसे हमने डी लेना है, तो उनके अनुपात से परिभाषित करते हैं, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि और बटा में वृत्त का व्यास, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? पाई कहलाता है। हम लोग जानते हैं ना 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, और व्यास 2r के बराबर। 2r कट जाएगा, यहाँ पे आपका पाई बच जाएगा। तो हम लोग पाई क्या है? एक ग्रीक संकेत है जो किसको निरूपित करता है? तो वृत्त की परिधि और व्यास
के अनुपात को निरूपित करता है। तो यह कह रहा है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझे ना? तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार करेंगे इस अंतर विरोध का। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि यहां कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी चीज की लंबाई जब मापते हैं ना, तो वो जो मान मिलता है, जो लंबाई मिलती है, वह एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, एक सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि है या व्यास है, दोनों में से कौन अपरिमेय है, ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी स्केल से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह पता नहीं लगा पाते हैं या पता नहीं चल पाता है, यह पता नहीं चल पाता है कि ये जो परिधि है यानी कि सी या व्यास डी अपरिमेय है। ठीक है, दोनों में से कौन अपरिमेय है ये कुछ नहीं पता चल पाता है, तो यह अंतर विरोध नहीं करता है। पाई इक्वल टू सी बाई डी जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका अंतर विरोध नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें या प्रदर्शित करें, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसको खींचने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की जरूरत, जिसमें प्रकाल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग इसको खींचते हैं। मैं तो आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, आपको प्रकाल कस लेना होगा पेंसिल के साथ लगाकर और स्केल रखना होगा इसके लिए। ये हमने संख्या रेखा ले लिया। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु ए ले लेता हूं। ठीक है, अब इस ए बिंदु से 9.3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेंगे। ठीक है, एक दूसरी बिंदु लेंगे बी, कितना दूरी पर, 9.3 सेंटीमीटर। और मैं ऊपर यहां लिख दूंगा कि इसमें हमारा, इस क्वेश्चन के लिए हमें 1 सेंटीमीटर जो है 1 इकाई के बराबर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 इकाई के बराबर है ना। पहले हमने पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें 2 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर लिया था, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 9.3 है, बड़ा यूनिट है। अगर मैं 2 सेंटीमीटर और 1 इकाई लूंगा ना, तो मुझे 18.6 सेंटीमीटर लंबा काटना पड़ेगा, तो बहुत पेज से बाहर चला जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा ही इकाई लेता हूँ। 1 इकाई कितने के बराबर, 1 सेंटीमीटर। इसके लिए आप स्वतंत्र है कितना मानते हैं। आपके पास ज्यादा जगह है तो 1 इकाई 2 सेंटीमीटर को मान लो, और फिर आपको यहाँ से कितना खींचना होगा, 18.6 खींचना होगा, और वहां पे बिंदु बी देना होगा। तो यहाँ हमें 9.3 इकाई ले लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 इकाई और बढ़ा लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर एक अन्य बिंदु सी ले लेंगे। पहले एक रेखा खींचना है, रेखा पर एक बिंदु लेना है ए, वहां से 9.3 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बी लेना है, और यहाँ कॉर्नर पे लिख देना कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 इकाई के बराबर है। यहाँ से बी से एक और 1 इकाई बढ़ाकर एक बिंदु सी ले लेंगे। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 9.3 और प्लस 1, 10.3 हुई, है ना। अब मैं कहूंगा कि AC का लंब समद्विभाजक खींचिए। AC का लंब समद्विभाजक, तो यहाँ पर काल का नोक रखना ए पर, और पेंसिल को ऐसे फैला लेना इतना दूर तक, और ऐसे एक चाप ऊपर काटोगे, नीचे काटोगे, एक चाप यहाँ काटोगे, और यहाँ एक नीचे काटोगे। सी पर रखकर, एक बार ए पर रख के आधे से ज्यादा परकाल को फैलाकर ऊपर नीचे काटना है, और सी पर भी रख के ऊपर और नीचे काटना। तो इस प्रकार से कुछ कटेगा, और दोनों के कटान को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इतना आपको करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये डॉटेड रखना आप लोग।
यानी कहने का मतलब AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, यानी AC को दो बराबर भागों में बांटेंगे। मैंने आपको सिखा रखा है 8 क्लास में भी, आप जानते हो, 9th में भी आप पढ़े ही होंगे। AC का लंब समद्विभाजक यानी आधे से ज्यादा, यहाँ प्रकाल का नोक रखे, पेंसिल को यहाँ तक फैला लेते हैं, आधे से ज्यादा ऊपर काटते हैं, नीचे काटते हैं, फिर C बिंदु पर रख के भी ऊपर नीचे काटेंगे। मेरे पास इस पे प्रकाल में दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको ओरली, ठीक है। ध्यान रखना कि ये AC का मध्य बिंदु होगा, यह वाला जो बिंदु होगा, क्योंकि ये बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो इस बिंदु को आप नाम दे देना D, और यहाँ परकाल का नोक रखे, A पर पेंसिल का नोक रखे, यहाँ पे एक अर्धवृत्त खींचना जो A और C दोनों को ऐसे छुएगा। यहाँ D पर परकाल का नोक रखे, यहाँ पेंसिल का नोक रखे, ऐसे गोल घुमाओगे तो एक अर्धवृत्त खिंचाएगा जो A और C दोनों को छुएगा। तो देखो, तो इस प्रकार से दोनों तरफ छुएगा, आप अर्धवृत्त खींच देना। अब क्या करेंगे, इस B बिंदु पर या इस रेखा पर यहाँ पे लंब खींचेंगे, ठीक है, ठीक है। ये लंब होगा, एकदम लंब होगा, और इस बिंदु को नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए E दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको B पर पेंसिल का नोक रखना है और E पे परकाल का नोक, और इस प्रकार से ऐसे घुमा देना। तो यह जो बिंदु मिलेगा ना, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे जो काट रहा है, इस बिंदु का नाम कुछ रख देते हैं, मान लीजिए F, जो आपका फाइनल बिंदु आपका क्या होगा, √9.3 होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको साबित करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ऊपर से, AB का लंबाई 9.3 इकाई लिया है और BC 1 इकाई लिया है। तो यहाँ से AC जो होगा दोनों के योग के बराबर होगा, 9.3 और 1 कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। हमने AC का लंब समद्विभाजक खींचा है AD, और CD बराबर ही ना होगा, AD और CD बराबर होगा, क्योंकि हमने AC का लंब समद्विभाजक खींचा है, तो ये AD और CD क्या होगा, बराबर होगा। यानी कितना का आधा हो जाएगा, AC का आधा होगा, हाफ ऑफ AC। क्यों, क्योंकि ये D जो है ना, ये दोनों का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये हमने लंब समद्विभाजन खींचा है, इसलिए ये D जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। समझ रहे ना बात को, यानी कि AD बराबर में CD बराबर में 1/2, AC का वैल्यू 10.3, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.15, या CD कितना हो गया, 5.15। अगर मैं बात करूं DB के वैल्यू की, इस DB के, या BD लिख सकते हैं, DB भी लिख सकते हैं, इस DB की वैल्यू की, तो मुझे क्या करना होगा, CD में से BC को घटा देना होगा। इस पूरे CD में से BC को घटाएंगे तो ये DB बचेगा, यानी कि 5.15 में से घटा देना होगा आपको 1, तो आ जाएगा 4.15। किसका वैल्यू, DB का वैल्यू, या DB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.15। समझे ना बात को। अब अगर मैं D और E को डॉटेड मिला दूं यहाँ से, ठीक है, डॉटेड मिला दूं, तो यह आपकी क्या होगी, यह भी आपकी त्रिज्या ही होगी इस अर्धवृत्त के लिए, तो जो DC के बराबर होगी, CD के बराबर होगी। हम लोग लिख सकते हैं कि DE बराबर में हो जाएगा CD, है ना, यानी कि ये भी हो जाएगा कितना आपका 5.15, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये इसका भी माना गया। अगर मैं यहाँ पे अब BE के मान की बात करूं, तो BE जो होगा बराबर हो जाएगा, यह BE जो होगा बराबर हो जाएगा √अंडर आपके किसके, DE के स्क्वायर माइनस के आपके DB के स्क्वायर के। देख लीजिए, DE के स्क्वायर में से DB के स्क्वायर घटाएंगे रूट के अंदर में, तो ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। समझ रहे ना, BE किसके बराबर होगा, तो DE के स्क्वायर माइनस DB के स्क्वायर के √अंडर, ठीक है, ये ना होगा जी। तो यहाँ √अंडर, यहाँ पे 5.15 का स्क्वायर माइनस में 4.15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 26.5225, और माइनस इसका आ जाएगा 17.2225, घटाएंगे तो √अंडर 9.3 हो जाएगा। तो ये BE का वैल्यू 9.3 है, तो चूंकि ये BF जो है ना, BF बराबर है BE के, समान चाप लिए हैं इसलिए, समान चाप लिए हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहां से आपका BF भी क्या हो जाएगा, √अंडर 9.3, जहां B क्या होगा, B मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु है, यानी कि ये 0 है, यही आपका पोजीशन जो है 0 है, और यहां से ये √अंडर 9.3 हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा इसमें,
जो जो हमने किया है ये सब कुछ इतना तो करना ही होगा, साथ ही साथ लिख भी देंगे तो और बेहतर रहेगा। सबसे पहले एक रेखाखंड लिए, उस पर एक बिंदु ए अंकित किए, ए बिंदु से 9.3 इकाई दूरी पर एक बिंदु बी लिए, बी से एक बिंदु उसी दिशा में एक बिंदु सी अंकित किए 1 इकाई दूरी पर। फिर हमने क्या किया है, तो AC का लंबसम द्विभाजक खींचे, उस पर एक अर्धवृत्त खींच दिया डी को मध्य बिंदु मानते हुए, फिर यहाँ पे ये लंब खींचे हैं और फिर यहाँ से ये चाप खींच दी है। तो इतना कुछ आप लिख दोगे तो और सुंदर लगेगा ये आपका क्वेश्चन, समझे ना। तो हमने बस इसे साबित करके चेक करके दिखाया है, और बाकी जो भाषा है मैंने जो बताया है वो सब आप आराम से वीडियो पॉज कर करके लिख देना जैसे मैंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण क्या है, यानी कहने के मतलब देख रहे हैं हर एक के हर में क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो मुझे इसे परिमेय संख्या में बदलना है। हर को परिमेय संख्या में बदलना है, उसी को हर का परिमेयकरण कहेंगे। पहला देखिए 1/√7 है, तो इसे परिमेय संख्या में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, √7 में ऊपर भी गुना कर दूंगा और नीचे भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि √7 में √7 से गुना होता है तो 7 आ जाता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, √7 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना लिख दूंगा। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो यहां देखिए ऊपर गुना होगा तो √7 और नीचे √7 में √7 से 7, यानी कि √7 + 7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, 1/√7 - √6 दिया है। यहां देखिए क्या करेंगे, 1/√7 - √6 दिया है ना, तो गुना करेंगे √7 + √6 से ऊपर और नीचे भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a - b × a + b होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, a² - b² का, और a² - b² का मान हमेशा परिमेय ही आएगा, चाहे इसमें कोई भी अपरिमेय हो या परिमेय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि अगर यहाँ माइनस में दिया है तो बीच में साइन बदल के प्लस से ऊपर भी गुना नीचे भी, अगर यहाँ प्लस में होता तो यहाँ माइनस लगाते और यहाँ भी माइनस लगाते। अब गुना करिए, एक में ऊपर गुना करेंगे तो वही आएगा √7 + √6, और नीचे एक बार प्लस माइनस में, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a² - b² का, यानी √7 का स्क्वायर माइनस का √6 का स्क्वायर। तो ऊपर √7 + √6, इधर नीचे √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, नीचे घटेगा तो 1 आएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा √7 + √6। चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर पे। चलिए इसका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में दिया है 1/में √5 + √2। क्या करेंगे, तो 1/√5 + √2 इंटू कर देंगे √5 - √2 से, क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ भी √5 - √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, समझ रहे ना बात को। चलिए, तो ऊपर आपका √5 माइनस का √2 और नीचे देखिए √5 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर, देख रहे ना, एक बार प्लस एक माइनस में, तो a² - b² लग गया। तो ऊपर √5 - √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, नीचे घटेगा तो 3 आएगा, यानी कि √5 - √2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब इसके 4 नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, दिया हुआ है 1/में √7 - 2, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, √7 - √2 है ना नीचे, तो √7 + 2 से ऊपर गुना, और सॉरी यहाँ रूट नहीं है, √7 माइनस सिर्फ 2 है, तो ऊपर गुना करेंगे एक बार प्लस में करके और नीचे भी एक बार प्लस में करके। यहाँ देखिए माइनस है तो एक बार प्लस में यहाँ भी कर दिए और ऊपर भी और नीचे भी, समझे ना बात को। तो √7 - 2 था यहाँ, तो ये माइनस में था, तो ऊपर भी प्लस में और नीचे भी प्लस में हमने गुना कर दिया। तो ऊपर ऊपर गुना करो तो एक में गुना होगा तो वही आएगा, ठीक है, और नीचे देखो एक बार माइनस प्लस में है तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर √7 + 2 और नीचे जो है आपका √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस में 2 और बटा में नीचे क्या आ जाएगा आपका, घट के 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो यही आपके क्वेश्चन थे, ये आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो गया 1.5। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in।
ravikant.sir.in। और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।